मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले सेशन में हम लोग इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। अगर आप लोग अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो ये सारे क्वेश्चंस को कवर अप करने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। टोटल हमारा टारगेट है 5000 से कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करने का। आपका जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम होगा 2024 का, उसमें 100% आपको सफलता मिले, इसके लिए पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं, पहली बार इन वीडियोस को देख रहे हैं, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करे बिना और इस वीडियो को शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है कौन से स्टेट से? उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर बिहार। अगर मैं बात करूं तमाशा, अगर आप यहाँ पर इसके खाली नाम से देख लें, तमाशा आपको क्या लग रहा है? तमाशा किस में होता है? पिक्चरों में होता है स्पेशली अगर हम बोलें। और हिंदुस्तान में कौन सा स्टेट है जहाँ का एक शहर जो है पूरी दुनिया में मशहूर है? तो ऑब्वियस सी बात है, महाराष्ट्र की हम बम्बई की बात कर रहे हैं। बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री है, तमाशा भी कहाँ पर होगा? वहीं होगा ना। ऑब्वियस सी बात है, आंसर हमारा क्या होगा? महाराष्ट्र। इस तरीके से छोटी छोटी सी ट्रिक के माध्यम से और कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो पॉसिबल वहाँ तक हम सिर्फ ऑप्शंस के अंदर से ही अपने आंसर्स को खोजें। इस तरीके की प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि देखिए यहाँ पर मेरी कोशिश क्या है कि जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएं, 10 मिनट का भी वीडियो अगर आप देखें तो वो 10 मिनट आपके फ्रूटफुल होने चाहिए। वो चीज़ जो आप अभी यहाँ पर पढ़ें उसे लाइफ टाइम कभी भूलें ना। एक एंकर पॉइंट बनाते हुए चलेंगे ताकि जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो आपके दिमाग में कहीं स्टिक कर जाए, कहीं चिपक जाए जाके। नेक्स्ट टाइम कभी भी आप तमाशा को देखोगे और उसके बारे में सोचोगे तो आपको एक ही बात समझ में आएगी, पिक्चरों में, फिल्मों में तमाशा होता है सबसे ज़्यादा। वो फिल्में कहाँ बनती हैं? मुंबई में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो एक उसके बीच में एक ब्रिज बन गया, वो ब्रिज अब ब्रेक नहीं होगा और आप हमेशा याद रखेंगे। हर एक क्वेश्चन में जहाँ कहीं पॉसिबल होगा वहाँ हम पूरी कोशिश करेंगे इस तरीके से चीज़ों को करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? अब ये विटाल विध्वंसक, ये जो मैगजीन थी, ये आपकी किसके द्वारा? पहली बात तो ये मंथली मैगजीन थी। अब ये गोपाल बाबा वलांकर, इनके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये जो आपको नाम दिख रहा है गोपाल बाबा वलंकर, तो इसमें बाबा को बस आप याद रख लो। अगर बाबा को कभी श्राप, मतलब बाबा को कभी गुस्सा आ जाए, वो श्राप दे दें, सब कुछ विध्वंस कर सकते हैं। मतलब इतना पावर होता था पहले के टाइम में। जो हमारे बाबा होते थे, साधु वगैरह होते थे, तो उनके अंदर इतना पावर होता था कि बस एक बार वो श्राप दे दें, सब कुछ विध्वंस कर देंगे आपका। ठीक है, तो ये जो विटाल विध्वंसक है, इसको अब आप कभी, मुझे लगता है, भूलोगे नहीं। जैसे ही आप देखोगे विध्वंस, तो विध्वंस से आपको तुरंत बाबा जो है वो स्ट्राइक करेगा आपके माइंड में। कई बार होगा ट्रिक्स आपको एब्सर्ड लगेंगी, आपको लगेगा इसका कुछ भी मतलब नहीं है, ये कैसे हमें याद रहेगा। जहां आपको ये लगा, समझो वो तो आपके दिमाग में एकदम छप गया, वो तो 100% याद रहेगा। क्यों? क्योंकि आप या तो किसी की चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी सिनेरियो बैठ रहा है तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी। अगर कहीं ऐसा है कि हाँ ठीक है, इट्स ओके टाइप है, वो चीज़ आपको याद नहीं रहेगी। तो यहाँ पर कोई अगर ट्रिक बहुत एब्सर्ड है तब भी वो आपके लिए बेनिफिशियल है, और कोई ट्रिक बहुत ज़्यादा मैच कर रही है तब भी वो आपके लिए बेनिफिशियल है। बस आप करते चलिए, छोड़िएगा मत, वीडियो कंप्लीट देखा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता। दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल, फेमाइन। ठीक है, ये 1883, इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरओ, पीसीएस, बीईओ, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, कहीं भी पूछा जा सकता है। आंसर इसका क्या होगा? हमारा स्ट्रेची आयोग। अच्छा, इन चारों को आप देख लो, या फिर अब कल को एग्जामिनेशन होगा तो उसमें भी आप देखना। जब अकाल पड़ेगा, ठीक है, अब अकाल तो हिंदुस्तान में, जब हम गुलाम थे तो गुलामी वाले हिंदुस्तान में अकाल बहुत भयंकर पड़े थे। अच्छा, एक अकाल था जिसको सी ऑफ कैलेमिटी भी बोला गया था। कमेंट सेक्शन में बताना वो कौन सा अकाल था। अच्छा, यहाँ पर जब हम अकाल की बात कर रहे हैं तो लोग एकदम मरने लगेंगे, और जब कोई मरने लगता है तो उसको कहाँ पर लेके जाते हैं? अस्पताल लेके जाते हैं। अस्पताल कैसे लेके जाते हैं? स्ट्रेचर पे लिटाल के लेके जाते हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब लोगों की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि स्ट्रेचर पे उनको लेके जाना पड़ रहा था। इसका मतलब स्ट्रेचर का क्या हो गया? स्ट्रेची। ठीक है, इस चक्कर में हमें पूरा ये कोड बनाना पड़ा, कानून बनाना पड़ा, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 में, 1883 में ये
चीज़ हुई थी, स्ट्रेची आयोग। मुझे लगता है वो आपको याद रहेगा। अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883, तो आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि हाँ, दुर्भिक्ष संहिता कोड इसलिए बनाना पड़ा था क्योंकि लोग जो थे मर रहे थे, उनको स्ट्रेचर पे लेके जाना पड़ रहा था। तो स्ट्रेची आयोग कभी आप भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको 2 सूची दे रखी है और आपको यहाँ पर इनको मिलान करवाना है। सो इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दे रखी हैं। एक तरफ आपको वो व्यक्ति दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड आयोग दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पर इसको मैच कराना है। सबसे पहले हम एंड्रू फ्रेजर की बात करें। जब आप एंड्रू फ्रेजर की बात कर रहे हो तो इसमें नाम में ही आपको पता चल रहा है फ्रेजर का मतलब क्या है। इसको आप कुछ इस तरीके से नहीं समझ सकते हैं, फ्रीज कर देना या फिर फ्रीज हो जाना। जब भी कभी आप देखो कि पुलिस सामने से आ रही हो और कोई चोर भाग रहा हो, तो एक पल ऐसा आता है जब चोर होता है फ्रीज हो जाता है, ठीक है, मतलब वो वहीं के वहीं खड़ा रह जाता है। वो जब पकड़ लिया जाता है पुलिस के द्वारा तो वो एकदम फ्रीज हो जाता है। कई बार वो नॉर्मल जो पब्लिक होती है वो भी एकदम फ्रीज हो जाती है डर के मारे। सो ऑब्वियस सी बात है, जब हम फ्रीजर की बात कर रहे हैं, फ्रेजर की बात कर रहे हैं, फ्रीज की बात कर रहे हैं, तो इसको हम किससे रिलेट कराएंगे? पुलिस आयोग से, ठीक है। वैसे तो ये फैक्ट हैं, आपको एज इट इज़ इनको याद करना चाहिए, बट एक एंकर पॉइंट जब बनेगा तो चीज़ें याद रहेंगी। आज के बाद कभी भी एंड्रू फ्रेजर को देखोगे, फ्रीज आपके दिमाग में आएगा। पुलिस को देख के लोग फ्रीज हो जाते हैं, चोर फ्रीज हो जाते हैं, डर जाते हैं, डर का एक माहौल बन जाता है। सो पुलिस आयोग। इसके बाद एंटनी मैकडोनल्ड की बात करें। भैया मैकडोनल्ड के आप क्यों जाते हो? खाना खाने जाते हो, भूख लग रही होती है आपको। दैट मीन्स कि भूख से कोई रिलेशन होगा, इसका मतलब अकाल से ही तो रिलेशन होगा। अकाल में क्या होता है? खाने पीने का कोई सामान नहीं होता, एकदम भुखमरी सी फैल जाती है, लेकिन खाना तो चाहिए ना। तो खाने के लिए कहाँ जाओगे? मैकडोनल्ड का पिज़्ज़ा खाने जा रहे हो क्या? तो यहाँ पर आप एंटनी मैकडोनल्ड को किसके साथ अटैच कर सकते हैं? अकाल आयोग। इसके बाद कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ की बात करें। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर मानक्रीफ की बात करी है, तो सिर्फ आप इसमें आखिरी वर्ड उठाओ, क्रीफ। अब ये जो क्रीफ है, क्या हम इसको क्रीक नहीं पढ़ सकते? अगर हमने इसको क्रीक पढ़ लिया तो क्रीक क्या होती है? छोटी छोटी सी वो धाराएं टाइप की होती है ना, छोटा सा एक मतलब जब समुद्र के पास में जो क्रीक होती हैं, ठीक है, जैसे हमारा मतलब ये समझो आप, जो एक समुद्र है तो समुद्र में क्या होगा, इस तरीके से अंदर अंदर कुछ इस तरीके से जगह होती है जहाँ पर पानी भर जाता है, वो क्या होती है कि क्रीक टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो क्रीक का मतलब किससे आया? पानी से रिलेशन आया। पानी से रिलेशन का मतलब क्या होगा? सिंचाई आयोग से ही इसका मतलब होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें थॉमस रॉबर्टसन की। बस एक ये है जो आपको यहाँ पर याद करना रह जाएगा। सो थॉमस रॉबर्टसन की बात करें, इनका रिलेशन किससे है? रेलवे से है। इसको अगर थोड़ा सा आप पीछे पलट के देखना चाहोगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें टिपिकल हो जाएगा ये, बट इसको एज इट इज़ याद कर लेना। सो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 3, 1, 2, 4, ठीक है। 31, 24 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में एक तरफ आपको ये ईयर दे रखे हैं और एक तरफ वो इवेंट जब ये इवेंट घटित हुए हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इनको बताना है कि कौन कौन सा पेयर जो है, जो युग्म है, वो सही है। सबसे पहले हम बात करें 1767 से 69 के बारे में, तो इस टाइम पर हुआ था मैसूर वॉर, पहला मैसूर वॉर। अच्छा, मैसूर वॉर और जो आपका ये मराठों के साथ वॉर हुए थे, इसको याद रखने के लिए सिंपली आप इस तरीके से याद रखिए कि माई, उसके बाद MA, उसके बाद माई माई माई, उसके बाद MA। अब इसका मतलब क्या है? माई का मतलब है मैसूर और MA का मतलब है मराठा। पहला जो वॉर हुआ ये हुआ आपका 1767 में स्टार्ट, जो कि चला आपका 69 तक, ठीक है, यानी कि 2 साल। अब ये कैसे याद रहेगा कि इसी साल हुआ? तो ये याद रखने के लिए आप बंगाल के बक्सर के युद्ध को सिंपल आप याद रखो, और मुझे लगता है आपको याद भी होगा। 1764 में हुआ। 3 साल बाद मैसूर पर चढ़ाई शुरू कर दी और मैसूर के साथ लड़ाई करी गई, ठीक है। तो ये हो गया पहला मैसूर वॉर। इसके बाद मराठों के साथ लड़ाई शुरू हुई 1775 से लेके, और ये चली आपकी 82 तक। इसके बाद फिर ये मैसूर की तरफ लौटे। अब कंटिन्यूसली मैसूर पर ही हमले होते रहे, मैसूर के साथ ही लड़ाइयाँ होती रहीं। अगली लड़ाई जो मैसूर के साथ में हुई है, सेकंड वाली, ये 1780 में शुरू करी और 84 तक चली। इसके बाद अगली यानी कि थर्ड मैसूर वॉर जो हुआ, ये आपका 1790 में शुरू हुआ और 92 तक चला। इसके बाद मैसूर की जो आखिरी लड़ाई हुई, ये 1799 में हुई थी, शायद मार्च 1799 से लेके और मई 1799 तक, जब जो अपने टीपू सुल्तान थे, इनकी डेथ नहीं हो गई, तब तक ये लड़ाई चली। उसके बाद फिर मराठों के साथ में आगे लड़ाइयाँ हुई हैं। सो अब देखें यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा 1767 से 69 है, ये यहाँ पर अनमैच्ड है, ये यहाँ पर गलत पेयर है। इसके बाद 90 से 92 की बात करें, थर्ड मैसूर वॉर, ये यहाँ पर एकदम सही है, यानी कि बी हमारे आंसर में होना चाहिए। इसके बाद 1824 से 26 के बाद के भी बारे में बात करें, तो ये आपका
पहला एंग्लो वर्मा युद्ध, ये भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। इसका मतलब है थर्ड वाला भी हमारा सही है। इसके बाद 45 से 46 के बीच में बात करें तो ये यहाँ पर दिखाया गया है कि ये आपका जो वॉर था ये सेकंड सिख वॉर था। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत दी हुई है। क्यों गलत दी हुई है? क्योंकि अगर हम सेकंड सिख वॉर की बात करें तो ये हुई है आपकी 1848 से लेके 49 के बीच में। सो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा वो जिसके अंदर बी और सी ये दोनों होंगे। इसका मतलब हो गया ये जो हमारा सेकंड और थर्ड, ठीक है। सो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर है जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहला जो इवेंट है ये आपका ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट, उसके बाद बंगाल टेनेंसी एक्ट। तो इनके अगर आपको ईयर याद है तब आप इनको सिंपली अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट की, तो ये आपका 1876 का है। इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें तो ये आपका 1878 का है। एंड आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे से पता होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन से जो आपके वॉइसराय थे उनके टाइम पीरियड पे इस एक्ट को लाया गया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट की, तो ये है आपका 1890 का। इसके बाद आखिरी आता है आपका बंगाल टेनेंसी एक्ट जो कि है आपका 1885 का। सो यहाँ पर देखें पहला तो सही है 1876, उसके बाद आएगा 78 का, उसके बाद आएगा आपका 4 नंबर यानी कि 1243, दैट विल बी द कोड 1243। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दो सूचियाँ दे रखी हैं। एक सूची में आपको ये चीज़ दे रखी है, इसमें बाल विवाह, ठगी प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह और पिंडारियों का दमन ये दिया हुआ है, और दूसरी तरफ आपको कौन से व्यक्ति इन चीज़ों से एसोसिएट रहे हैं, एक तरफ आपको ये दिया हुआ है। आपको इसको जो है सुमेल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें किसकी? हम बात करते हैं बाल विवाह की। तो बाल विवाह के लिए जो सबसे ज़्यादा काम किए उनमें एक व्यक्ति का नाम है, वो हैं आपके एम.जी. रानाडे। इन्होंने काफ़ी काम किया बाल विवाह को रोकने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? ठगी प्रथा का अंत। ठगी प्रथा का अंत ये तो मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, कर्नल स्लीमैन, इनका रिलेशन इससे है। विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए इन क्वेश्चंस में ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको एज इट इज़ याद रहेंगे ही। इसके बाद पिंडारियों के दमन की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ये यहाँ पर आएगा। सो हमारा आंसर क्या होगा? 3214 यानी कि ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही आंसर आएगा। फिर भी अगर कोई ऐसा है जिसको थोड़ा सा दिक्कत होती हो इसको याद रखने में, तो एक बार इसको यहाँ पर छोटी सी ट्रिक बना के याद कर लेते हैं। अगर हम बात करें बाल विवाह की, तो अगर सिर्फ आप बाल शब्द को यहाँ से पकड़िए तो बाल शब्द का मतलब क्या हो गया कि भैया जो बालक होते हैं वो अपने नाना नानी से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं। तो नाना नानी का मतलब हो गया, राना को आप नाना यहाँ पर समझ सकते हैं, नाना, ठीक है। राना को सिंपली नाना समझिए। तो इसके बाद अब आपका ये मामला सिंपल हो गया कि भाई बाल का मतलब किससे होगा? आपका रानाडे से। इसके बाद ठगी प्रथा के अंत की बात करें, कभी भी किसी कर्नल को, मिलिट्री के कर्नल को कोई ठग नहीं सकता, नॉट पॉसिबल एट ऑल। बहुत शार्प माइंड होते हैं और तुरंत पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ठगी का आप सिंपली बस कर्नल आपको याद आएगा कि कर्नल को कोई ठग नहीं सकता। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें विधवा पुनर्विवाह की, तो ये तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। विद्या आपको सिखाती है कि इन सारी चीज़ों से ऊपर उठिए और समाज को एक नई दिशा दीजिए, और विधवा विवाह भी उसी में से एक है, ठीक है। तो ये वैसे भी आपको याद होगा। इसके बाद पिंडारियों के दमन की बात करें तो जब पिंडारियों का दमन करना था तो अंग्रेजों ने बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं रखी, यानी कि हेस्टिंग्स किसी भी प्रकार की जो उनके अंदर हेजिटेशन नहीं थी, उन्होंने सीधे उनका दमन करना था, दमन किया, ठीक है। तो हेजिटेशन से बस हेस्टिंग्स याद रखना है, बाकी पिंडारियों का दमन किया ही। तो यहाँ पर इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट दे रखे हैं। इसके बाद नीचे आपसे पूछा गया है कि कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला है यहाँ पर कि कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष किया, और मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि कुंवर सिंह ने बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रोहिलखंड का में नेतृत्व किया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद मुस्लिम लीग, इसने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस इसको मनाया था, ये भी सही है। तात्या टोपे, इन्होंने नाना साहब की सहायता हेतु
कानपुर में फौजियों को नेतृत्व किया था, ये वाली बात तो सही है। लेकिन अगर हम बात करें कि जीनत महल इन्होंने फैज़ाबाद में इसकी कमान संभाली थी, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि इनका होना चाहिए था दिल्ली। अच्छा, जीनत महल कौन थी, ज़रा कमेंट सेक्शन में अगर बता पाएँ तो ज़रूर बताइएगा। तो ये यहाँ पर गलत है। इसके बाद गदर पार्टी सरदार भगत सिंह द्वारा स्थापित की गई, दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। लाला हरदयाल के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। कौन से ईयर में किया गया था, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। पहला और दूसरा यहाँ पर बहरहाल हमारा सही आंसर होगा। सो लेट्स सी कि कोड कौन सा होगा हमारा, पहला और दूसरा, ऑप्शन ए हमारा कोड होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, किसने बोला था? ऑब्वियस सी बात है, कोई अंग्रेजी कह रहा होगा कि भाई हम जो हैं आपके डिवीज़न के लिए, आपकी कंट्री के डिवीज़न के लिए, पार्टीशन के लिए हम तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं। तो भाई ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो आखिरी कौन थे जो हिंदुस्तान में ये आए थे? माउंटबेटन कौन से पद पे आए थे, ज़रा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो आखिरी थे ये जो सुप्रीम थे, इन्होंने इस बात के लिए बोला था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चलिए, इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल या फिर महात्मा गांधी? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, अरविंद घोष। अच्छा, अब ये याद कैसे रहेगा कि भैया अरविंद घोष ने ही ये वाली बात कही थी? यहाँ पर इन्होंने बात करी है जीवन श्वास की। आज की डेट में अगर आप योगा के बारे में जानते हैं तो इतना आपको समझ में आता होगा कि योगा का मतलब क्या है, कि अपनी सांसों को नियंत्रित करना, ठीक है, सांसों पे कंट्रोल करना। और अरविंद घोष ये जो सक्रिय राजनीति थी, या फिर हम कहें तो सक्रिय जो क्रांतिकारी जीवन था, उसको छोड़कर ये चले गए थे। और फाइनली कहाँ चले गए थे, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। और वहाँ पर जाकर इन्होंने योगा वगैरह बहुत प्रैक्टिस करी थी, ठीक है। तो ये योगा से अटैच, तो जीवन श्वास इन्हीं से आप सिंपल अटैच कर सकते हैं। सो इसके साथ ही आज के इस सेशन को एंड करते हैं यहाँ पर। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, काइंडली डू इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।